भाई यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितने बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं खुशखबरी है भाई सभी बच्चों के लिए। पहली बात तो यह कि आपके पास बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेवल बहुत बढ़िया भाई, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। और आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि देखो तैयारी करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तैयारी को जांचना कि आप कितने तैयार हैं पेपर के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जाकर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाकर परचेज करो। जो अपने टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पर जाकर आपको वो 279 रुपीज़ में दिखेगी। लेकिन अगर आप मुकेश G50 कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ 140 रुपये में वो चीज़ मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। आपकी प्रैक्टिस कितनी है ये आपको पता चल जाएगा। और अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? सेफ होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और अपना कोर्स आप सबको पता है, उसकी पहली क्लास है आज, और ये क्लास सभी बच्चे देख पाएंगे भाई। जितने बच्चे हैं अपने चैनल के ऊपर सभी बच्चे देख पाएंगे, ताकि वो ये समझ पाएँ कि हम किस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हर एक चीज़ को, बिल्कुल जैसे बच्चे सीखते हैं उस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चे का मैथ बिल्कुल ज़ीरो है ना, और याद रखना ये कोर्स सिर्फ HSSC के लिए नहीं भैया, मेरी गारंटी है जो बच्चा यहाँ से जो चैप्टर कवर कर लेगा, चाहे वो SSC लेवल तक भी चला जाए, उसको किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरी गारंटी है भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर भाई। देखो नंबर सिस्टम, आप सब भी हेडिंग लगा लियो भाई, नंबर सिस्टम। आपको भी सर आज बोर्ड ये वाला कैसे, तो कोशिश करेंगे इस बोर्ड पर पढ़ाने की भाई, ठीक है। क्योंकि उस बोर्ड पर काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर इस बोर्ड पर पढ़ाओ, यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहता है। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। संख्या पद्धति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कर रहे हैं। तो देखो भाई, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बहुत ही आसान और मज़ेदार चैप्टर है। मतलब इसका ये नहीं है कि भाई नंबर सिस्टम आपने देखा होगा भाई, रिमाइंडर थ्योरम आ गई भाई, शेषफल निकालना बताओ, ठीक है, इकाई का अंक बताओ, जीरो कितनी है ये बताओ, गुणनखंड बताओ, ये सारी चीज़ें बहुत बाद की चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर उससे पहले पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है। हम गलती क्या करते हैं, इसको जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली इसको वहाँ से पढ़ते हैं जो थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें हैं। हम एक्चुअल में नंबर सिस्टम को समझ नहीं पाते कि नंबर सिस्टम है क्या। तो एक्चुअल में समझेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। हमारा मैथ जो स्टार्ट होता है, जो अर्थमेटिक जो स्टार्ट होता है, वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। अगर नंबर सिस्टम आपको नहीं आता, अगर आपको नंबर्स का ज्ञान नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स को आगे छू नहीं सकते। हाँ, आप रट्टा मार कर चीज़ों से काम चला सकते हो, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो नंबर्स का है वो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्या होते हैं नंबर, कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, मतलब हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मैथमेटिक्स में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे काम आएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ अपना जो मैथ है, अपना जो गणित है, वो कौन सी संख्या पद्धति पर आधारित है, तो आप कहोगे सर डेसिमल, मतलब कि दशमलव। क्या कहोगे? दशमलव। डेसिमल पर आधारित है ना। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि डेसिमल क्या होता है, दशमलव क्या होता है। याद रखना, वैसे तो दशमलव क्या होता है, जैसे आप पॉइंट लगाते हो उसको दशमलव बोलते हो, लेकिन एक्चुअल में डेसिमल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मैथ है वो दशमलव, 10 मतलब 10 संख्याओं पर आधारित है। किस संख्याओं पर आधारित है भाई? 10 संख्याओं पर आधारित है। कौन सी वो संख्याएं? वो संख्याएं हैं भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वो 10 संख्याएं हैं जिस पर अपना मैथमेटिक्स आधारित है। मतलब जिन बच्चों को इन संख्याओं के बारे में ज्ञान है, वो बच्चा आगे जाके इस मैथ को छू सकता है। नंबर सिस्टम इसका नाम है भाई। तो याद रखना, हम नंबर सिस्टम में सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके साथ कैसे कैसे खेला जा सकता है। इनके साथ अगर खेलना अपना आ गया, आप मैथमेटिक्स में आगे जाके अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है भाई। तो चलिए करते हैं शुरू दशमलव। तो सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 1 मिनट भाई, हाँ, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। मैं इस नाम को मिटा देता हूँ, आपने हेडिंग लगा ली होगी, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है कोई। चलो, सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक से एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर मैं कहूं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स,
बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हिंदी में बोलो, तो देखना हिंदी और इंग्लिश में छोटी मोटी चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैं वैसे बोलता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अपनी रेफरेंस के लिए आप ब्रैकेट में हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं। वैसे छोटी मोटी इंग्लिश के वर्ड्स आपको आने चाहिए ताकि आपका पेपर में कॉन्फिडेंस बने, क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश भी आओगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मतलब कि क्लासिफिकेशन का मतलब उनको क्लासिफाई करना, अलग अलग करना, उनको बांटना। किनको? नंबर्स को। नंबर्स को किस प्रकार बांटा गया है, ठीक है। नंबरों का विभाजन, आप ये लिख सकते हो, नंबरों का विभाजन, संख्याओं का विभाजन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स को दो भागों में बांटा गया। देखो, एक तो वो संख्याएं होती हैं जिनको आप देखते ये बता दो कि भाई यह संख्या है और यह संख्या नहीं है। जैसे कि अगर मैं टेक्निकली नाम बोलूं तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। मतलब कि रियल नंबर्स क्या? वास्तविक संख्या है जिनका आप असली जीवन में प्रयोग करोगे। और इमेजिनरी नंबर क्या? वो नंबर्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, धक्के तक उनको नंबर बनाया जाता है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करा तो हम इनको दो पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से जो बच्चा सीख जाएगा आगे जाके उसको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम बात करते हैं किसकी? पहले कौन से होंगे भाई? रियल नंबर्स। कौन से होंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब के वास्तविक, हिंदी में लिख देता हूं मैं, वास्तविक, 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 ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और कौन सी होंगी? इमेजिनरी, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं। देखो भाई, दो ढंग की संख्या हो अपनी मेनली। सबसे पहले नंबर्स को सबसे पहले अगर डिवाइड करो तो आप इन दो भागों में डिवाइड करना कि एक तो वो जो कि रियल में होती हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और एक जो सोची गई है जिनको धक्के से एक कैटेगरी में डाल दिया गया है, हालांकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब कोई थर तक पूछ लेगा कि बताओ सर रियल नंबर्स कौन से होंगे? कौन से नंबर होंगे जिनको हम कहेंगे कि ये, हाँ यही है वो जो रियल नंबर्स है? एक ना नंबर लाइन हो जाएगा भाई, एक होती है नंबर लाइन, संख्या रेखा बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते थे नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है आप सबको बताइए? नंबर लाइन एक लाइन होती है। सारे बच्चे देखना भाई, बिल्कुल बिल्कुल 5वीं क्लास के जो कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर होंगे। मैथ का बिल्कुल बेसिक आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर जो ये जैसे मैं इस तरफ खड़ा हूं, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं, इस प्रकार मुंह करके, तो जो दाएं हाथ का जो राइट हैंड साइड होती है ये होती है प्लस इन्फिनिटी, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब कि अनंत। मतलब कि ये एक मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि इनफाइनाइट क्या होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या जिसको हम इस बोर्ड पर लिख नहीं सकते। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि अनंत तक चले जाओ ना, इनफाइनाइट का मतलब है कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या जो पॉसिबल हो लेकिन इस बोर्ड पर हम जिसको ना लिख सके, ठीक है। चलो, और ये इस तरफ क्या होती है अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ? माइनस इनफाइनाइट। तो याद रखना जो नंबर लाइन होती है ये याद रखना। अब बहुत बड़ी संख्या है, आप कौन सी बहुत बड़ी संख्या डिसाइड करोगे? कोई दिमाग में आएगी नहीं, तो आप चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ये माइनस में अनंत आ गया, ये प्लस में अनंत आ गया। अच्छा, इसके बीच में यहां पर होता है क्या? बीच में यहां पर क्या होता है भाई? जीरो होता है। क्या होता है साहब? जीरो होता है। और यहां पर क्या होता है? इस तरफ अगर जीरो के राइट हैंड साइड मतलब प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे हम तो 1 2 3 4 और यही चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा भाई? इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इस तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ये आएगा भाई -1 -2 -3 -4। क्या आएगा? -4। तो बात को समझ पाए कि भाई नंबर लाइन क्या है एक्चुअल में? ये है अपनी नंबर लाइन। अब याद रखना रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स कौन से होते हैं? हर एक वो नंबर जिसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर भाई, देखो हर वो नंबर, हर वो संख्या जिसको हिंदी वाले, अगर हिंदी में लिखो तो इंग्लिश वाले बच्चे अपने हिसाब से लिख लियो। हर वो संख्या जिसको संख्या रेखा, इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा, जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। मैं कहूं कि भाई 1.5,
देखना बातों को समझना जरूरी है। सिर्फ ये चीज तो किताबों में लिख रखी है, लेकिन बातों को समझना जरूरी है। मैं कहूँ कि 1.5 है तो आप कहोगे सर इस 1 और 2 के बीच में कहीं पर यहाँ पर बीच में होगा 1.5, होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर होगा यहाँ पर तो ये इस नंबर लाइन के ऊपर आ गया ना, ऊपर आ गया तो ये एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। और याद रखियो, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सी वास्तविक होंगे, मैंने तो बेरा नहीं। हर एक संख्या, जितनी संख्या आपके दिमाग में आ सकती है, -3.678 ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। जितनी संख्याएं आपके दिमाग में आ सकती हैं वो सारी की सारी वास्तविक है। इमेजिनरी नंबर को देख के घबराने की जरूरत नहीं कि इमेजिनरी कौन सी होंगी, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सी होती है भाई? वास्तविक, जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर दिखा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं इमेजिनरी की, तो इमेजिनरी कौन सी होंगी? इमेजिनरी कौन सी होगी? आप सबको पता है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, वहां जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, पूरा मैंने कराया हुआ है। तो इमेजिनरी की बात करते हैं, काल्पनिक संख्याओं की बात। मेरे को एक बात बताओ भाई, सारी इसमें आ गई। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। वो संख्याएं पहचान बताता हूँ आपको उसी जबरदस्त, जो रूट के अंदर होंगी, जो किसके अंदर होंगी? रूट के अंदर होंगी और माइनस में होंगी और नेगेटिव में होंगी। रूट के अंदर होंगी और नेगेटिव में होंगी, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो जैसे कि मैं कहता हूँ भाई 2, मैं कहता हूँ 2, आप कहो सर 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, कितना आया? 4 आया। आया कि नहीं आया? आया सर। अच्छा, मैं कहता हूँ कि भाई -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करो, आप कितना कहोगे? कितना आया सर? 4 आया। तो आप कहोगे कि सर हर बार चाहे कोई संख्या पॉजिटिव हो चाहे कोई संख्या नेगेटिव हो, बात को समझना भाई, हर बार कोई संख्या पॉजिटिव हो चाहे कोई संख्या नेगेटिव हो, उसका वर्ग करने पर एक पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त हो रही है। क्योंकि आपको पता है -2 का वर्ग का मतलब क्या है? -2 गुणा -2, यही मतलब होता है ना। और माइनस इंटू माइनस, माइनस से गुणा करो, क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 दूनी 4। तो आप पाओगे कि -2 का वर्ग भी क्या होता है? प्लस का 4 ही होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आओगी, सर 2 का वर्ग किया तो भी 4 आया, -2 का वर्ग किया तो भी 4 आया। मेरे को बताओ सर, क्या इनका रूट करने पर, क्या इनका रूट करने पर 2 या -2 आ सकता है? आ सकता है। लेकिन हम करते क्या है, हम जब किसी भी संख्या का रूट करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव संख्या निकालते हैं, तो हम 2 आंसर देते हैं। वो अलग बात है, जब क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं उस टाइम पर 2 आंसर आते हैं, प्लस भी माइनस भी। लेकिन जब रूट करते हैं किसी संख्या का तो हमेशा पॉजिटिव संख्या बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि हमेशा रूट ऐसी संख्या का पॉसिबल हो सकता है। अब देखना ध्यान से, रूट हम किस संख्या का कर पाएंगे? जब किसी संख्या का हमने वर्ग किया होगा और उस वर्ग से वापस हम उसी वर्गमूल पर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे, उसी संख्या का कर पाएंगे कि जो पॉजिटिव हो। क्योंकि आपको पता है वो से पहले वो पॉजिटिव रही होगी, वर्ग होगा वो फिर भी पॉजिटिव रही होगी, वो नेगेटिव होगी तो वर्ग होकर फिर भी वो पॉजिटिव ही होगी। तो अगर हमने वर्गमूल करना है तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसका वर्गमूल करना है और वो नेगेटिव हो, तो मेरे को बताओ भी ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है जिसका वर्ग करने पर वो नेगेटिव हुई हो और फिर उसका वर्गमूल करना पड़ा हो? नहीं पॉसिबल। मतलब कोई प्लस में हो या माइनस में हो, हम उसका वर्ग करेंगे वो प्लस में हो जाएगी और उसके बाद उसका वर्गमूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्गमूल के अंदर नेगेटिव, मतलब कि ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है जिसका हम वर्ग करें और वो नेगेटिव में आ जाए। ताकि देखो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है, बात को समझो, जिसका हम वर्ग करें और नेगेटिव में आ जाए और फिर उसको वर्गमूल करने की जरूरत पड़े। हमें वर्गमूल कर रखा है ना एक नेगेटिव संख्या का, मतलब कि ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है जिसको हम वर्ग करें और वो नेगेटिव में आ जाए। तो याद रखना, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं भाई? ऐसी संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं साहब? इमेजिनरी नंबर। अगर और डिटेल में आपने सीखना है इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है भाई, ठीक है। वो भी अपने सिलेबस में है, पेपर में आओगा कि नहीं आओगा वो HSC वाले जाने, लेकिन वो अपने सिलेबस में है, ठीक है। नेगेटिव, अच्छा इसको डिसाइड कैसे करते हैं? यहाँ पर एक साइन होता है -1, अगर रूट के अंदर है तो आप इसको आयोटा कह के पुकार सकते हो, आयोटा, आई लिखते हैं इसको, आयोटा। तो अगर कहीं पर आपको दिखे रूट -3, अब आप तो देखते क्या दोगे सर रूट के अंदर माइनस की संख्या है, मतलब कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? याद रखना, इसको ऐसे कर सकते हैं, रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 3, अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसको अलग अलग तोड़ दिया तो अब देखो क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे? आयोटा, और फिर क्या लिख देंगे? वर्गमूल का 3। तो इस प्रकार इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक संख्याओं को इस प्रकार दिखाया जा सकता है।
क्लियर, ठीक है। आगे जाके इसमें और सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर को आपके सामने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। चलो, ये तो होती है भाई रियल और इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई कि भाई रियल कौन सी होती हैं और इमेजिनरी कौन सी होती हैं। इसलिए मिटे दूँ भाई, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आप साथ साथ में इनको नोट करते रहना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा कि भाई जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट मारो। अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लेना भाई सारी चीज़ें, और कोशिश करना पहले चीज़ों को समझना, उसके बाद फिर पॉज करके नोट करना। आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। चलो, इमेजिनरी नंबर के बाद एक छोटी सी बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट और लग जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपको अब तक मैंने 2 नंबर पढ़ाए हैं, कौन से, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आते हैं और इमेजिनरी दोनों नंबर आते हैं, रियल नंबर भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। ये हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं, ये होती है a प्लस माइनस बी आई, a प्लस माइनस बी आई, और इसको z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं साहब, z से डिनोट करते हैं। जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं कहूँगी मान लो 3 माइनस 4i, तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर 3 है, एक रियल नंबर 3, लेकिन 4 आयोटा क्या है, एक्चुअल में 4 आयोटा का मतलब क्या है, कोई बच्चा बताएगा, रूट में माइनस का 4, रूट में माइनस का 16, इसका मतलब तो यही है ना, रूट में माइनस का 16, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस प्रकार होते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उस पर हम रहेंगे। तो रियल और इमेजिनरी को मिलाकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका अलग से चैप्टर बनता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं रियल नंबर्स। देखो भाई, रियल नंबर्स को आप अपने अपने तरीके से किसी भी प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, समझने के तरीके से जो आपको आसान लगे आप वैसे इसको सीख लो। लेकिन जिस प्रकार मेरे को सही लगता है कि भाई हाँ इस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं वैसे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में रियल नंबर्स हैं क्या। देखो भाई, रियल नंबर्स को पहले 2 भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। देख लो भाई, रियल नंबर को पहले 2 भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। कौन से भाग है भाई रियल नंबर के, देखो सबसे पहले रियल नंबर को क्या कहेंगे हम, इंटीजर्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक बोलते हैं सब, ठीक है। दूसरी बारी में क्या बोलते हैं इसको, दूसरी बारी में इसको बोलते हैं क्या, डेसिमल, दशमलव। देखो 2 डाल की संख्या है उसका है, बताना सारे बच्चे मेरे को, 2 डाल की संख्या है उसका है। जैसे कि मान लो मैं कह दूं कि भाई 6, ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। कैसे पता चला पूर्णांक है, वैसे हम पूर्णांक के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, पहले मैं मोटा बता देता हूँ कि 6 एक पूर्णांक है क्योंकि इसके सामने कोई पॉइंट नहीं है। याद रखना, पॉइंट से याद रखना है इसको, कि अगर यहाँ पर पॉइंट करके, वैसे तो पॉइंट 0 भी है इसके आगे, हम क्या कहते हैं 0.00, लेकिन जब 0 हो तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको 6 बोलते हैं खाली। तो ये जो क्या है भाई, ये एक पूर्णांक है, ठीक है। माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 18, 21, ये सारे क्या है, ये पूर्णांक है। मतलब कि इनमें पॉइंट में फ्रैक्शन में कुछ नहीं आ रहा, हालांकि ये भी फ्रैक्शन में ही है। आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि 8 को भी हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं, 8/1, ठीक है ना, लेकिन वो बात की बात है। तो वो होते हैं पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स को, क्योंकि इनको आप अच्छे से समझ पाओगे, उसके बाद हम इन पर आएंगे तो आप और अच्छे से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी माइंड की, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम, दशमलव क्या होता है, दशमलव को भी आगे 2 फर्दर भागों में तोड़ा जा सकता है, दशमलव को भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है साहब। दशमलव को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से 2 भाग होंगे, देखो भाई, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब समझते हो आप, जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटर फिल्म देखिए ना, वो सबको नष्ट करता हुआ चला जाता है, नष्ट करता है, सबको मारता है लोगों को, टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना। क्या मतलब होता है भाई, खत्म होना। हिंदी में बोल रहे, अगर मैं हिंदी में नाम बताऊं तो टर्मिनेटिंग का मतलब है शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, शांत दशमलव। और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है भाई। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब
डेसिमल में दो चीज़ होती हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर्स कौन से होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं लगता, दशमलव में क्या लगता है आपको पॉइंट लग जाता है, जैसे कि 2.5। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का डेसिमल है, दशमलव है, जहां पर आपको दशमलव दिख जाए, 2.5 ऐसे बोलते थे ना, तो जहां पर आपको पॉइंट दशमलव दिख जाए वो दशमलव सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाता चला जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ 22/5, 22/5 मैं आपसे कहूँ और बताओ इसको भाग करके क्या आएगा, आप कहोगे सर एक काम करो, 5 चौका 20 कर लो, बच गया 2, लग गया पॉइंट, और 5 चौका फिर से 20, 4.4 यही कहोगे ना आप, क्या कहोगे आप इसको, 4.4 यही कहोगे ना, 4.4 कहोगे। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, जब आप इसको 4.4 कह रहे हो, जब आप इसको 4.4 कह रहे हो, तो इसको मैं टर्मिनेटिंग के यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई ये एक टर्मिनेटिंग है, ये संख्या एक शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि ये शांत हो गई, ये 4 के बाद चली नहीं। देखना ध्यान से, बात को समझना, ये 4 के बाद चली नहीं। और देख लो एग्जांपल, मैं लिखूँ 0.25 मतलब कि 25/100 मतलब कि 1/4। अगर मैं 1/4 लिखूँ इसका मतलब होता है 0.25, होता है कि नहीं होता। मैं पॉइंट लगाऊंगा, लग जाएगा 0, 4 दूनी 8, 2, 0, 4 पंजे 20, 0.25 इसको बोलते हैं 0.25, 0.25 आ गया। तो आप देख रहे हो कि 0.25 आने के बाद ये खत्म हो गया, पूरा पूरा भाग हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो भाग होता है एक टाइम पर जाकर रुक जाए, एक टाइम पर जाकर साहब रुक जाए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कहते हैं 0.36, अच्छा 0.156, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, जो एक टाइम पर जाकर टर्मिनेट हो जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं साहब, क्या ऐसी भी कोई संख्या होती है सर जो टर्मिनेट हो ही नहीं सकती कभी? हाँ, ऐसी संख्याएं भी होती हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 1/3 जरा करना इसको, आपको सर 0.8 ऊपर लग गया 10, तो 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 0 लग गया, फिर 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 0 लग गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 0 लगा, 3 तिया 9। तो ये चलता चला जाएगा साहब, ये चलता चला जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। तो मेरे को बताओ भाई, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे? और लिखना तो छोड़ो, क्या ये टर्मिनेट हो रही हैं? क्या हम इसको टर्मिनेट की कैटेगरी में लिख सकते हैं? आपको सर टर्मिनेट की कैटेगरी में तो इसको हम नहीं लिख सकते। अगर टर्मिनेट की कैटेगरी में इसको नहीं लिख सकते तो हम इसको लिखेंगे कहाँ पर? हम इसको लिखेंगे कहाँ पर? हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेट कैटेगरी में 0.333 और कितने फिर लिखोगे? नहीं लिख सकते ना। तो एक तरीका होता है, जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है ना, जैसे कि 3 से रिपीट हो रहा है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, 0.3 बार। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो। अब बार अगर हमने इसको ओपन करना, देखो इनको हम ओपन करते थे, कैसे ओपन करते थे आप सबको पता है, 0.36। अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है तो मैं पॉइंट हटा दूंगा और 2 के बाद पॉइंट था तो नीचे 2 0 लगा दूंगा, ऐसे ही करते थे ना, तो ये पॉइंट की फॉर्म में देगा। लेकिन जब आपको ऐसे बार दिखे और उसका आपने पॉइंट हटाना, तो कैसे हटाओगे? हालांकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से कि बार के साथ कैसे डील करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना सीख लो कि अगर आपको 0.3 के ऊपर बार दिखता है, 0.3 के ऊपर बार दिखता है, तो आपने कुछ नहीं करना, 3/9 कर देना है। क्या कर देना साहब? 9, जो कि 1/3 हो जाएगा। और 1/3 का मतलब आप सबको पता है यही होता है, 0.3333, ठीक है। तो बात समझना, अगर बार दिखे तो 10 नहीं करना, पॉइंट के बाद नीचे क्या करना है, एक बार 9 लगा देना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी इतनी सी बात। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया भाई अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो इसके अंदर क्या है, और भी हो सकते हैं इसके अंदर। मान लो मैं कहूँ कि इसके अंदर 0.252525 ये चल रहा है ना। अब आपको सर ये 0.2525 ये चल रहा है। अब आप कहोगे सर रिपीटिंग तो हो रही है, लेकिन अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है? मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। तो देखो किस प्रकार है, पहले आया 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25। तो आप कहोगे सर ये तो 25 के बाद रिपीट होने लग गया। अगर रिपीट होने लग गया तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर बार लगा देंगे। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। किसके ऊपर लगा देंगे साहब? 25 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है?
25 के ऊपर बार लगेगा। इसको खोल रहा हो तो 25 और बटे में 2 चीज़ों के ऊपर बार है ना, तो बटे में 9। बात समझ में आ गई? किस प्रकार बार लगता है, किस प्रकार रिपीट होती हैं चीजें। नॉन टर्मिनेटिंग और बड़ा हो सकता है 0.125 125 125 ऐसे चल रहा हो तो क्या करेंगे, 125 रिपीट हो रहा है तो 125 को छोड़ के ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। एक और इसके अंदर प्रजाति होती है जो हमने पढ़नी पड़ेगी, वो कौन सी प्रजाति होती है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि 0.13578096512997 और ये चलते चल जाती हैं। आप कहोगे सर इसके अंदर तो कोई पैटर्न नहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये रुक भी नहीं रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रही। बात को समझ रहे हो, ये रुक भी नहीं रही और ये रिपीट भी नहीं हो रही। बात को समझना, ना तो ये रुक रही है ना ये रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो बात मान गए हम, लेकिन सर इसके अंदर तो ये रिपीट भी नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मान गए लंबे समय तक चलते जा रही है और ये आगे रुक भी नहीं रही, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रही। तो एक या प्रजाति भी हो भाई, ठीक है, एक या प्रजाति भी हो है, याद रखना इसको। अब देखो, अब आपको नहीं पता, देखो ना तो आपने नुबेरा के भैया जाओगे कितनी, बात को समझना, ना तो आपने नुबेरा किया जाओगे कितनी, ना आपने नुबेरा के भैया कितने के बाद में। जैसे कि मान लो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने का एग्जांपल देता हूँ √3 क्या करोगे इसका, बताओ मेरे को क्या करोगे इसका। √3 का क्या लिख सकते हो आप सबको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1.73। बहुत सारे बच्चों को पता है इसकी वैल्यू 1.73 होती है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसकी ये वैल्यू होती है, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसके बाद यहाँ पर 2 भी आता है, फिर आगे चलते हैं तो चलता चला जाता है और ये कभी रिपीट नहीं होता। तो याद रखना ऐसी संख्याएं जिनको हम ये नहीं देख सकते कि वो कब तक चल जाती हैं। अपनी सहूलियत के लिए हम उनको थोड़े से छोटे भाग में तोड़कर अपने क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये उस प्रकार की कैटेगरी है जहां पर इनका कोई अंत नहीं होता और हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे कि हमने 25/99 लिखा, हम उसको इस प्रकार फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तुमने नुबेरा हुई संख्या कितनी होगी तो बटे में कितनी जीरो लगावा। ठीक है, बार लग नहीं रहा तो बटे में 9 नहीं लगा सकते। तो हमें नहीं पता कि भाई इसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखें। अब P/Q फॉर्म की बात आई है तो आगे जाके हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे हिसाब से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, आसान सी चीज़ें थी। ठीक है, अब मैं इतने का स्क्रीनशॉट मार लिया भाई, अपनी कॉपी में से उतार लियो। अब आगे बात करते हैं भाई, सारे बच्चे देखना, आगे बात करते हैं। देखो हम बात कर रहे थे भाई नॉन टर्मिनेटिंग की, किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट नहीं होती। और मैंने आपको बता दिया कौन सी होती हैं। अभी हमने 3-4 डाल के किस्म इसकी पढ़ी। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 डाल की किस्म हो भाई। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 प्रकार की किस्म होती है। कौन सी, एक तो रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। एक तो जो खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, रिपीटिंग, और एक नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना करे खुद को, मतलब के अलग अलग संख्या से चले जाए, वो होती है नॉन रिपीटिंग। तो आपको पता चला इन सब दोनों के बारे में कि रिपीटिंग कौन सी होती है। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले लिखवा दिए। जैसे कि रिपीटिंग कौन सी होंगी, मान लो 0.3 के ऊपर बार 3 चलता जा रहा है, 0.25 के ऊपर बार 2.5 चलता जा रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जैसे कि मान लो √3 लगा लो, √3 का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था। ठीक है ना, 1.732 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जो भी आपका मन करे, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो √2 का ही ले लो, √2 का 1.414 और ये ऊपर उठ पटंग चलता चला जाएगा। ये भी नॉन रिपीटिंग है भाई। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा आपस में। तो याद रखना, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 भाग होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर ली है। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो मेन, ये तो था भाई हम रियल नंबर्स को कैसे, अभी तक हमने इंटीजर्स पढ़े नहीं है, अभी तक हम इंटीजर्स पर, पूर्णांक पर आए नहीं हैं, हम सिर्फ अभी तक डेसिमल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब रियल नंबर्स को
अब तक हमने रियल नंबर्स को दो भागों में तोड़ा था, कौन से इंटीजर्स में और किस में तोड़ा था, अभी डेसिमल में। अब हम रियल नंबर्स को दो अलग भागों में तोड़ते हैं। जो बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर वो जो हम सोच रहे हैं आपने वो क्यों नहीं लिखा, सर आपने हमारे दिल की बात क्यों नहीं सुनी, तो अब आपकी दिल की बात सुन रहे हैं। रेशनल और इरेशनल। अब इसके अंदर मैं आपको अभी बता दूंगा कि आपने ये दोनों चीजें ऑलरेडी पढ़ ली। अब तक जो मैंने आपको चीजें कराई हैं, अगर वो चीजें आपने ध्यान से देख ली तो आप इन चीजों को पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो अभी डिस्कस करते हैं। तो रेशनल कौन सी संख्याएं होती हैं, रेशनल संख्याएं कौन सी होती हैं, याद रखना बिल्कुल एक लाइन में आपको बताऊंगा। जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में लिख सके, याद रखना जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में लिख सकें और जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यह बात ध्यान रखियो। अच्छा, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पर क्या होगा, जिनको हम P/Q फॉर्म में ना लिख सकें, जिनको हम P/Q फॉर्म में ना लिख सकें, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। और इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये होती हैं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, रेशनल नंबर्स जो होते हैं परिमेय संख्याएं होते हैं, उनको हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं, P/Q फॉर्म में लिखते हैं। आप देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। मैं इस तरह बना लेता हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा आपको शायद, हाँ यहाँ पर भी दिख जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रियल नंबर्स को डिवाइड किया था, रियल नंबर्स को थोड़ी देर पहले मैंने डिवाइड किया था, किस किस भाग में डिवाइड किया था, इंटीजर्स में और डेसिमल में किया था ना, इंटीजर्स में और डेसिमल में। डेसिमल को भी दो भागों में तोड़ा था, कौन सा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में तोड़ा था, कौन सा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये बात आप सबको पता है, ये बात मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैसी तो नहीं हो गया ये, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, रियल। अब ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, रियल, इंटीजर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी। ना दिख रही है तो मैंने बोल के बता दिया, समझ लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम इन सारी चीज़ों को इसके अंदर लगा के आपको दिखाएंगे कि कौन सी संख्या रेशनल है और कौन सी संख्या इरेशनल है। अब बात करते हैं P/Q फॉर्म की। याद रखना भाई, टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या होती है, मेरे को बताओ भाई, सारे बच्चे बताओ, टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या होती है, दशमलव कौन से दशमलव होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। सर जो टर्मिनेट हो जाएं, जो खत्म हो जाएं, तो खत्म कौन सी संख्या होंगी, जैसे कि 0.25, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ बीच में भाई आपको समझाने के लिए, 0.25। सर ये टर्मिनेटिंग है, आपने खुद बोल दिया, मैंने नहीं बोला, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर पॉइंट हटा दो तो बटे में क्या लगा देंगे, 100, मतलब कि 1/4। मेरे को बताओ, यह बात क्लियर है नहीं, इतनी बात समझ में आई कि पॉइंट कैसे हटता, बटे में 100 लगता है, 1/4। तो आप देखोगे ध्यान से, हम इसको P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम इसको P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। अगर P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या ये सारी की सारी संख्याएं जो टर्मिनेटिंग है, क्या सारी की सारी संख्याएं रिपीटिंग में आ जाएंगी, क्या सारी की सारी संख्याएं रिपीटिंग में आ जाएंगी आपको, सॉरी रेशनल में जो संख्या टर्मिनेटिंग है, क्या वो सारी की सारी संख्याएं रेशनल संख्याएं में आ जाएंगी? आपको सर हाँ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगी। अच्छा, अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर स्पेसिफिकली बात करें रिपीटिंग की, जैसे कि 0.3333 एग्जांपल हमने लिया था, जिसको हमने हटा के यहाँ से क्या लिख दिया था साहब, 3 के ऊपर बार लगा दिया था, ठीक है। और फिर मैंने इसका आपको तरीका बताया था कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है, 3/9 करना है, जो कि 1/3 बन जाएगा। यह बात भी मैंने आपको बताई थी, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी कि सर ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग होने के कारण हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, जिसके कारण इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/3 इसको लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये भी
P अपन Q की फॉर्म में आ गया, और P अपन Q की फॉर्म में आया मतलब कि ये भी रेशनल नंबर में आ गया। कौन सा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देखो टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं साहब वो। अब आपके दिमाग में आओगी सर एक चीज हो रहेगी इर्रेशनल। आपके दिमाग में आओगी सर एक चीज हो रहेगी इर्रेशनल। क्या रहेगी? इर्रेशनल। देखो इर्रेशनल एक चीज और है अपनी इरेशनल। सर इसके अंदर कौन सी आएंगे? देखो आप ध्यान से देखोगे टर्मिनेटिंग, देखो ध्यान से देखना, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और ये जो रिपीटिंग था ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये दोनों हमने इसमें ले लिए। तो बच गया क्या हमारे पास? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, जिद्दी बालक है। मतलब कि कौन सा? 0.1358236 चलता जा रहा है, ठीक है। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये कहाँ पर जाके रुकेगा। हम इसकी मंशा समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चाह रहा है जिंदगी में ये कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है, नहीं बढ़ना चाह रहा, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा, अगर रुके तो हम इसके बटे में 100 लगावा, 0 लगावा, जितनी देर बाद ये रुकेगा, या फिर ये रिपीट करना स्टार्ट हो तो हम ऊपर 12 लगाकर बटे में 9 लगावा। यही 2 बातें सिखाई मैंने अब तक आपको। तो आप कह रहे हो सर ये तो रुक ही नहीं रहा। अगर रुक नहीं रहा तो इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? अगर ये रुक ही नहीं रहा तो आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखोगे कैसे, मेरे को बताओ। आप इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। हर वो संख्या, अब आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूं कि सर हमें पता कैसे चलेगा देखते ही कि ये संख्या इर्रेशनल है या रेशनल है। याद रखना रूट की संख्याएं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, रूट की ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना किया जा सके, वो सारी क्या होती है? इर्रेशनल होती हैं। क्या होती हैं? इर्रेशनल होती हैं। इनकी वैल्यूज चलते चली जाएगी, आगे कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इनको बोलते हैं सारी। अच्छा, एक और संख्या होती है इसके अंदर आपकी पाई। क्या होती है? पाई। अब इसके ऊपर विवाद रहता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पाई तो रेशनल है, क्योंकि पाई को लिखते हैं हम 22/7। मेरे को बताओ, ऐसे बोलते हो ना आप कि सर पाई को हम 22/7 लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या आपको पता है पाई की ये वैल्यू एग्जैक्ट है या फिर अप्रोक्सीमेट है? क्या आपको पता है कि ये वैल्यू पाई की एग्जैक्ट है या फिर अप्रोक्सीमेट है? मतलब कि एक अनुमानित मान है या फिर संभव, मतलब कि एग्जैक्ट यही मान है। तो याद रखना 22/7 पाई का जो मान है ये एक अनुमानित मान है। क्या मान है भाई? ये एक अनुमानित मान है। मतलब कि 22/7 तो सिर्फ हमारी ईज के लिए, हमारी सहूलियत के लिए पाई को 22/7 दर्शाया जाता है, ताकि हम क्वेश्चंस में इसको इस प्रकार दिखा के अपने क्वेश्चन सोल्व कर सका, प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाए, लंबी कैलकुलेशन आ जाए, और क्वेश्चन भी इसी प्रकार करे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है इसके बटे में 7 आवे तो आप पाते हो कि सर्कल के जितने क्वेश्चन आप करोगे ना, उसमें उसकी रेडियस 7 के मल्टीपल्स में पाओगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 पाओगी, 14 पाओगी, 21 पाओगी, 42 पाओगी, ठीक है। ऐसी आपको रेडियस मिलती है। तो याद रखना अब क्वेश्चन भी इसी प्रकार बनते हैं। तो 22/7 हमारे सहूलियत के लिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एक्चुअल वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है? पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो चलता चला जाता है और कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता, इसलिए इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? इसको इर्रेशनल बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो जो बड़ा खर तनु को है कि सर बताओ पाई 22/7 है, ये रेशनल होना चाहिए, आप इसको इर्रेशनल कैसे कह रहे हो? तो उनको बोलना कि भाई साहब ये जो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। गूगल करके देखो, आपको पता चलेगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है साहब। तो बात समझ में आई कि रेशनल और इर्रेशनल का क्या पंगा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, P/Q आपने कहा सर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सर आपने ऐसा क्यों कहा? Q अगर बराबर 0 के हो गया तो क्या होगा? तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे को बताओ,
p/0। पहली बात तो यह भाई कि मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करना अलाउड ही नहीं है। मैथमेटिक्स में किसी संख्या को 0 से डिवाइड करना अलाउड ही नहीं है साहब। मैथमेटिक्स के अंदर किसी संख्या को मैं कहता हूँ कि 3/0, पहली बात तो ये अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात, आप हंगेतकरण की कोशिश करोगे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 0 एकम 0 नहीं गया, 0 दूनी 0 नहीं गया, 0 तिया 0 नहीं गया, 0 चौका 0 नहीं गया। तो आप गणित चले जाओगे क्योंकि आप हो ढीठ, आप मेरी तरह ढीठ हो। आपको क्वेश्चन का जब तक आंसर ना निकले आप आराम से बैठते नहीं, आप इसको गिनते चले गए। 0,000 तक पहुंच गए, 2,000 तक पहुंच गए, 5,000 तक पहुंच गए। सर बार बार 0 आ रहा है, सर ये भी ढीठ है, ये भी आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन आप इससे भी ज़्यादा ढीठ हो। आप सोच रहे हो, आपने दिमाग लगाया कि एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या होगी, एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या होगी जिससे 0 से गुणा करने पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या होगी जिसको गुणा करने पर 3 के साथ क्या। अब बहुत सारे बालक कहेंगे सर आप गलत बता रहे हो, 0 से कितनी बड़ी संख्या गुणा कर लो वो 0 हो जाता है। हम इस 0 को अप्रोक्सीमेट मान लेंगे। हम इस 0 को बिल्कुल एक इस प्रकार मान लेंगे 0.0000, 1000 बार 0 और फिर बाद में लगा देंगे 1। ठीक है, ये आप देखोगे ध्यान से तो ये नियरली कति 0 है। 1000 0 और ये बीच में फिर 1 लगाया है तो 0 है ये। लेकिन जबकि लास्ट में हमने एक 1 लगा थोड़ा सा चेंज कर दिया तो हम बता पाएंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या जिसको मैं इससे गुणा करूं और 3 आ जाए पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? तो हम इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट पर ले जाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर, अब इस पर मत जाना भाई, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, मैंने आपको सिर्फ समझाया है रेफरेंस के लिए आपको समझाया है। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, चलो 3/0। तो आप सर इसको हम डिफाइन, मतलब ये पता नहीं कि आंसर क्या होगा। एक बहुत बड़ी संख्या पॉसिबल हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कोई संख्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस चीज़ को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्या देखना, इनफाइनाइट का मतलब अनंत नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने इस बोर्ड के ऊपर। तो उसको एक छोटे से वर्ड दे, इसको एक छोटा सा सिंबल दे दिया यो लोटा उड़ाट कि भाई इनफाइनाइट, कि पता नहीं एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस पर लिखी नहीं जा सकती, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को देखोगे तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं देख पाते, P/Q की फॉर्म में नहीं देख पाते, इसलिए हम कहते हैं कि Q = 0 के नहीं होना चाहिए। Q = 0 के साथ नहीं होना चाहिए। यह बात भी अपने दिमाग में सेट रखियो भाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। रेशनल, इरेशनल, सारी बातें क्लियर हैं भाई, सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, आगे देखें बेटे दूसरे। अच्छा एक चीज़ और रहेगी भाई अपनी, एक छोटी चीज़ और रहेगी। बहुत सारे बच्चे, अब देखो इंटीजर के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि भाई नंबर लाइन के ऊपर जितनी संख्या आप दिखा सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर, मतलब इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। आपको सर ये सारी तो इरेशनल है, ये सारी तो इरेशनल है, क्योंकि ये तो सिर्फ P की फॉर्म में, अपॉन में Q तो है ही नहीं। मैं कहता हूं कि 3, बताओ सारे बच्चे, ये रेशनल है कि इरेशनल है? बताओ मेरे को, ये रेशनल है कि इरेशनल है? आप कहोगे सर, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये इरेशनल है। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको इसके नीचे कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मेरी मर्जी है, मैं नीचे कुछ लगा भी सकता हूँ। मैं क्या दूँ, 3/1 करूँगा मैं, तो मेरी मर्जी। क्या इससे कोई आंसर पर प्रभाव पड़ जाएगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3/1 का मतलब क्या है? 3 ही है। तो मेरे को बताओ, क्या इसको हम धक्के से इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसको धक्के से हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। धक्के से इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो याद रखना, सभी के सभी इंटीजर भी क्या होते हैं साहब? रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। क्या होते हैं साहब? रेशनल होते हैं। ठीक है, क्लियर? बेटे दूसरे, कोई दिक्कत इसमें? इसका स्क्रीन शॉट मार लियो सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मज़ेदार इसका चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। सॉरी। और बच्चे गलती यहीं पर करते हैं कि बच्चे इन बेसिक चीज़ों को समझते नहीं है। बच्चे सीधा उन चीज़ों पर चले जाते हैं जो अननेसेसरी होती हैं, जहाँ पर जाके आपका माइंड फिर स्टक हो जाता है एक टाइम पर जाकर। क्योंकि आप चीज़ों के सिंबल देखकर, चीज़ों की बातें, छोटी मोटी बातें पढ़कर, सुनकर उनमें हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि सर ये क्या आ गया। ठीक है ना, हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो कि सर ये क्या आ गया। ठीक है साहब, आगे देखें, आगे क्या है अपने पास, देखते हैं भाई, 1 मिनट। हाँ जी, इंटीजर्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंटीजर्स की। ये था अपना, अच्छा हाँ, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। चलो
तो हम डेसिमल पूरा पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स पूर्णांक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पूर्णांक। देखो नाम से पता चला पूर्ण अंक, मतलब कि जो अंक पूर्ण हो, दशमलव का कोई उसमें पॉइंट कुछ नहीं हो, पूरा होना चाहिए। 2 हो या फिर सीधा 3 हो, 2.5 नहीं होना चाहिए, मतलब कि दशमलव ना होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटीजर। जिसके अंदर दशमलव ना हो, पूर्णांक उसको बोलते हैं। अब क्या होता है इंटीजर, देखो अगर इंटीजर को मैं 2 भागों में बांटना चाहूँ, अगर मैं इंटीजर को 2 भागों में बांटना चाहूँ, तो एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है जीरो। याद रखना, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है जीरो। बात को समझेंगे? जो धनात्मक पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं साहब इसको? हालांकि मेरे को इस तरफ लिखना चाहिए था, चलो उस तरफ लिख देता हूं मैं। यहाँ पर लिखते हैं ऋणात्मक, यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक। चलो ठीक है। जो धनात्मक होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और ये होता है न्यूट्रल, ये जीरो होता है न्यूट्रल, ये ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूजन है कि सर जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल है। ठीक है, जीरो क्या होता है? न्यूट्रल। जैसे कि आप पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, जैसे मेरे को बहुत कम साइंस के बारे में नॉलेज है, लेकिन केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि भाई जो अपना वो होता है, एक परमाणु होता है, ठीक है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना उन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो उसी प्रकार जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है भाई? इंटीजर के अंदर ही आ जाता है। अच्छा, ऋणात्मक कौन से आते हैं? -1, -2, -3, -4। कहाँ तक जाओगे? -इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाओगे साहब? -इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत इसमें? -इनफाइनाइट तक। अच्छा, यहाँ पर देखो पॉजिटिव धनात्मक कौन से होते हैं इंटीजर? आपको सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चले जाओ पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। कौन से होते हैं साहब? ये धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, आप देखना ध्यान से, इन्हीं चीजों को एक से लेके जो गिनती स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्हों को आप नेचुरल नंबर्स मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हो। इन्हों को आप प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हैं साहब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन्हीं को आप नेचुरल नंबर्स भी बोलते हो। अच्छा, अगर इन्हीं के अंदर मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे बार का डाउट हुआ है कि सर जीरो होल नंबर होता है। क्या कहते हो आप? कि सर जीरो होल नंबर है, कहते हो ना कि सर जीरो होल नंबर है। एक्चुअल में जीरो होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम जीरो को एक्सक्लूड करते हैं ना, जब जीरो को हम निकाल लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 जो बचा हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं बच जाती हैं। कौन सी संख्याएं बच जाती हैं भाई? 1 मिनट, हाँ ठीक है। कौन सी संख्या बच जाती हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं बच जाती हैं। लेकिन जैसे हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या बन जाती हैं? होल नंबर। क्या बन जाती हैं भाई? ये होल नंबर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? 1 मिनट में देख लेता हूँ। एक मिनट भाई, मैं देख लेता हूँ इसको हिंदी में, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। पूर्ण संख्याएं, क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर, पूर्ण संख्याएं ये होती हैं जब जीरो इंक्लूड करोगे। अगर जीरो को हटा दोगे तो 1 से लेकर इनफिनिट तक जाओगे, उसको बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं साहब? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इसका भाई इंटीजर्स को दिखाने का तरीका है। और तरीका देख लो, इसको मिटा दूं मैं।
एक तो ये तरीका इंटीजर्स को दिखाने का, एक तरीका क्या है इंटीजर को दिखाने का, एक तरीका और है इंटीजर को दिखाने का। कौन सा भाई? देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूं यहां पर सम, इंटीजर्स के अंदर कौन से आते हैं? सम आते हैं, मतलब कि इवन नंबर्स, और क्या आते हैं इसके अंदर? ओड नंबर्स आते हैं। अपने हिसाब से आप इनको नोट करते चले जाओ, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करके दूंगा, हर एक चीज आपको समझाऊंगा, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी, हर एक चीज समझाऊंगा। अपने हिसाब से आप इनको क्लियर करते चले जाओ, नोट करते चले जाओ। सम इवन नंबर्स या फिर ओड विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन और ओड। उल्टा लिख दिया क्या ना? ठीक है, बस उसका हिंदी ब्रैकेट में कर दिया, इसका इंग्लिश ब्रैकेट में कर दिया, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, ठीक है। सम और विषम, अब ये तो बात बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। आपको अगर मैं बताऊं सम संख्या कौन सी होती है, तो सम संख्या वो होती है जिसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, जिसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो जिसको जो 2 से भाग हो जाए। तो जो 2 के मल्टीपल में होगा ऑटोमेटिकली वो 2 से भाग तो होगा ही होगा। मतलब कि 2 के मल्टीपल में जैसे कि 2 × 16, जो 2 के मल्टीपल में है ना, अब ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 × 16 8 आएगा, भाग हो गया ना। तो हर वो संख्या जो 2 के मल्टीपल में होगी, जैसे कि 2 × 2 खुद 2 भी, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, जो 2 के मल्टीपल में होगी वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, उसको बोलते हैं सम संख्या। तो मैं कह सकता हूं कि 2k, जो संख्या 2k की फॉर्म में लिखी हुई है, जो संख्या 2k की फॉर्म में लिखी हुई है, वो संख्या क्या है? सम संख्या है भाई। वो संख्या क्या है? सम संख्या है, या फिर डिविजिबल बाई 2। ये 2 बात इंपॉर्टेंट है सम संख्या को पढ़ने के लिए, 2 बात इंपॉर्टेंट है। क्या? या तो वो 2k की फॉर्म में लिखी जाए, या फिर वो डिविजिबल बाई 2 हो। दोनों में से कोई सी एक बात अप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। सम संख्या देखने का, विषम संख्या, सम संख्या देखने के लिए सबसे आसान तरीका, सिर्फ इकाई के अंक को देखो। बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसे कि मान लो मैं 12,362। अब आपको सर देखना है कि ये सम है कि विषम है। सर क्या इसको 2 से भाग करके देखना पड़ेगा ना? सिर्फ इसका इकाई के अंक को देखो। इकाई का अंक क्या है? इसका 2 है। क्या ये 2 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो ये एक सम संख्या है। पूरी संख्या को भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई, छोटी मोटी बातें। अच्छा, अगर बात करें ओड नंबर की, विषम संख्या की, तो क्या करेंगे बताओ भाई। देखो ये 2k की फॉर्म में है, ये 2k की फॉर्म में है। जो विषम संख्या होगी वो 2k तो होगी ही होगी, साथ में या तो प्लस में या माइनस में 1 होगा उसके अंदर। यह बात हमेशा ध्यान रखियो, जो विषम संख्या होगी, जो ओड संख्या होगी, वो 2k की फॉर्म में तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ में 2k या तो +1 होगा या फिर -1। जैसे कि मान लो 2 × 8 + 1, 8 दूनी 16 और 1 17, आगे ना विषम संख्या। अगर हम यहाँ पर k की कोई भी, आप k की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे कि मान लो आपको पुट कर दो, फॉर एग्जाम्पल 7 पुट कर दिया, 7 दूनी 14 + -1, 14 में देखो प्लस करो 1 कितना आया? 15, 14 में से 1 माइनस करो कितना आया? 13, 13 और 15 दोनों क्या है? विषम संख्याएं हैं। मतलब ऐसी संख्याएं। और हाँ, पहला रूल तो ये समझ आ गया, 2k + -1, ठीक है, 2k + -1, ये कौन सी होती है भाई? विषम संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है साहब? विषम संख्याएं होती है। और इसके साथ में क्या कहेंगे कि नॉट डिविजिबल बाई 2, ये भी क्या होती है भाई? विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं मेरे हिसाब से आसान से कंसेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, आप समझ पाए होंगे, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अच्छा, और छोटे मोटे इनके रूल होते हैं, छोटे मोटे इसके कुछ रूल होते हैं भाई, वो रूल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सम और विषम के, इवन और ओड के। इसमें चलो मिनट रहने देते हैं, इसको चले देते हैं यहाँ पर। देखो, अगर कोई आपसे कहे कि काम करो इवन + इवन, कोई 2 संख्या है, दोनों इवन संख्या है, मतलब कि मान लो एक 2 है एक 4 है, आप उनको जोड़ते हो तो आपको हमेशा इवन संख्या ही प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी साहब? इवन संख्या ही प्राप्त होगी। बात को समझना, 2 संख्याएं हैं इवन, मतलब कि 2 सम संख्याएं हैं, एक 2 है एक 5, एक 2 है एक 6 है, तो 6 और 2 8, तो आपको हमेशा एक इवन संख्या प्राप्त होगी। अगर 2 ओड संख्याएं हैं, ओड, और आप उनको जोड़ रहे हो, 2 ओड संख्याएं हैं, आप उनको जोड़ रहे हो, ओड + ओड, तो भी आपको इवन संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि 3 + 5, 3 भी ओड है 5 भी ओड है, 3 + 5 कितना? 8, जो कि एक इवन संख्या है। अच्छा, अगर ऐसे हो कि भाई आप एक इवन संख्या को
और एक ओड संख्या को जोड़ रहे हो, एक इवन संख्या को एक ओड संख्या को जोड़ रहे हो, तो आपको ओड संख्या प्राप्त होगी, मतलब कि विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ये प्लस के लिए है और माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, दोनों में ये रूल आपका एप्लीकेबल होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, आपको आगे जाके मैथ में काम आएगा। ठीक है, ये तो प्लस माइनस की बात होगी। अगर गुणा की बात करा गुणा की, तो कैसे? इवन इंटू इवन। अगर हम इवन इंटू इवन करा, मतलब कि सम संख्या गुणा सम संख्या अगर करते हैं, सम संख्या गुणा सम संख्या, जैसे कि 2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, तो क्या आएगा अपना? इवन ही आएगा। क्या आएगा साहब? इवन ही आएगा। अगर हम बात करें इवन इंटू ओड, इवन इंटू ओड, अगर बात करें इवन इंटू ओड, तो क्या आएगा आपको? सर इवन इंटू ओड है, इवन इंटू ओड है, करके देखो। इवन क्या होता है? 2, ओड क्या होता है? 3, 3 दूनी 6, मतलब कि इवन आ गया। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, इवन संख्या का मतलब 2k तो आया ही होगा। इवन संख्या का मतलब 2k आया होगा ना, 2k। तो मेरे को बताओ भाई, ओड चाहे कुछ भी रहा हो, साथ में गुणा में 2 तो होगा ही होगा ना, और 2 अगर साथ में गुणा होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली इवन बना देगा, ओड मतलब के सम संख्या बना देगा। इसलिए याद रखना, गुणा में हमारे पास अगर इवन एक भी हो ना, तो भी वो इवन ही हो जाएगा। अगर याद रखना दोनों ओड हो, अगर दोनों ओड हो तो क्या होगा? अगर दोनों ओड हो तो क्या होगा? जैसे 3 और 5, 5 3 15, ओड रह गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ओड। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं इवन और ओड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इवन नंबर्स और ओड नंबर्स इस प्रकार कार्य करते हैं। आगे जाके आपको छोटी मोटी चीज़ों में ये अप्लाई करनी पड़ सकती है। ठीक है साहब। बेटा दूसरे तो एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं। वैसे लगभग हमें 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, एक छोटी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, देखो भाई आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, इन दोनों के बीच में अंतर पता होना जरूरी है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बीच में आपको अंतर पता होना जरूरी है। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं साहब? अभाज्य संख्याएं। और इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अच्छा, इनकी पहचान क्या है? प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की पहचान क्या है? आपको पहचान जरूरी पता होनी चाहिए साहब। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? आप सबको पता है कि भाई अभाज्य संख्या वो होती है, देखो नाम से पता चलता है, जो भाग ना हो, जो किसी संख्या से भाग ना हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है ही नहीं जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, क्योंकि हर संख्या 1 से भाग होती है। मैं कहता हूं देखो, अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट इसके नाम पर जाऊं कि अभाज्य जो कभी भाग ही ना हो किसी से, तो ऐसी तो कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो कभी किसी से भाग ना हो। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर 3 आपको सर अभाज्य है, लेकिन देखो है तो अभाज्य कैटेगरी में, आगे हम पढ़ेंगे 3 अभाज्य है, लेकिन अगर नाम के ऊपर जाए कि अभाज्य किसी से भागना हो, तो देखो ये 3 जो 1 से भाग हो रहा है ना, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर 1 सभी को भाग करता है, तो 1 इसको भाग कर सकता है, 3 खुद भी इसको भाग कर सकता है। 3/3 करो कितना होगा? 1 हो गया ना भाग। तो याद रखो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जो कभी किसी से भागना हो। हाँ, ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 संख्याओं से भाग होती हैं, जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। मैं लिख देता हूं यहां पर, सिर्फ या फिर इस प्रकार लिखो, जिसके सिर्फ 1 मिनट बॉय, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इस एग्जैक्टली देखो सिर्फ 2, एग्जैक्टली 2, ये मैंने 2 बार क्यों लिखा? हिंदी में भी लिख कर बताया, इंग्लिश में भी लिख कर बताया, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक के साथ। एग्जैक्टली 2, सिर्फ 2 का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, ना कम। एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, ना तो कम और ना ज्यादा। सिर्फ 2, ना 1 ना 3, सिर्फ 2, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं से भाग होती हो।
जो दो संख्याओं से भाग होती हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि भाई 2, मैं कहता हूं कि 2, अब मैं कहूं कि बताओ 2 किस किस से भाग होगा? आप कहोगे सर 2 1 से भाग होता है और खुद से भाग होता है। 1 से भाग होगा और खुद से। बताओ मेरे को, क्या इसके 2 फैक्टर मिल गए हमें? हाँ मिल गए। एक तो 1 और एक 2। मैं कहता हूं कि 5, बताओ किस किस से भाग होगा? एक तो 1 से भाग होगा क्योंकि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। एक 5 खुद से भी भाग होता है, तो इसके भी कितने फैक्टर हैं? 2। क्या इनके अलावा कोई और संख्या है जो 5 को भाग कर सकती है? नहीं कर सकती। तो 2 5 ये क्या है? ये प्राइम नंबर से भाई। क्या है ये? प्राइम नंबर से। बात को समझे? इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पर, इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो किस किस से भाग होगा? एक तो खुद से, 1 से तथा खुद से भाग होंगी। जो अभाज्य संख्या होगी, जो अभाज्य संख्या होगी वो 1 से और खुद से भाग होंगी और किसी से भाग नहीं होंगी। यही एक तो खुद एक, सॉरी एक तो एक और एक खुद, यही वो 2 फैक्टर हैं जिनके बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो वो सारी संख्याएं जो 1 से और खुद से भाग होंगी वो कौन सी होंगी? प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टर्स होंगे। अच्छा सॉरी, प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ पर आपके दिमाग में डाउट आया है, बहुत सारे बालक यह बात पूछे हैं कि सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 खुद देखो ना, 1 भी तो किसी से भाग नहीं होता, 1 भी तो किसी से भाग नहीं होता। मेरे को बताओ, क्या 1 किसी से भाग होता है? देखो ध्यान से, मैं पहले लिख देता हूँ, 1 से तथा खुद से, 1 से तथा खुद से। मेरे को बताओ भाई, हम कहते हैं कि भाई 2, मैं कहता हूं कि भाई 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, आप कहते हो सर 1। क्योंकि देखो अब हम इसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये सही है सबसे छोटा कि ये सही सबसे छोटा। देखो ध्यान से, हमारे जो डेफिनेशन है वो हमने क्या पढ़ी है कि सिर्फ 2 जिसके फैक्टर हो, मतलब जिसको सिर्फ 2 संख्याएं भाग कर सकती हो और फालतू भाग ना कर सकती, ना कम ना ज्यादा। यह बात मैंने स्पेशली आपको बोली। तो ना कम ना ज्यादा की बात है। तो मेरे को बताओ भाई 2 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 1 और 2 इसको कंप्लीटली भाग करते हैं, इसके अलावा कोई और भाग नहीं करता। तो ये तो पक्की बात है, तो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर एक की बात करूं तो 1 को सिर्फ 1 भाग करता है, 1 को खुद 1 ही भाग कर सकता है और कोई भाग नहीं कर सकता। मेरे को बताओ कितने फैक्टर हुए इसके? सिर्फ 1 फैक्टर हुआ ना। अगर 1 फैक्टर है तो ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। अगर 1 फैक्टर हुआ तो ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है सब, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताओ मेरे को। 2। कौन सी होती है साहब? 2। अच्छा, ये किस प्रकार चलती हैं? 2 3 5 7 11 फिर 17, ठीक है, 13 भी आएगा, 1 मिनट सॉरी, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा, इस प्रकार चलती हैं ये। अच्छा, आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, आपको कहीं पर अगर वैसे मिलेगा नहीं, अगर मिल जाए तो, जैसे कि मान लो 1 से लेके 50 तक की जो गिनती होती है, 1 से लेके 50 तक की जो गिनती होती है, उस गिनती के बीच में 1 से लेके 50 तक की जो गिनती होती है, उन गिनतियों के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं भाई? 15 प्राइम नंबर होते हैं। 15, याद रखना इस बात को। 1 से लेके 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? 15 प्राइम नंबर। और 50 से लेके 100 के बीच में कितने होंगे? 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होंगे। कितने होंगे भाई? 10 प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर सीधी पूछ ले कोई 1 से लेकर 100 के बीच में, तो डायरेक्टली बता दियो कितने? 25 प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे ऐसी बात है एग्जाम में पूछेगा नहीं, अगर फिर भी कहीं पर आ जाती हैं, आपको दिख जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो होगी भाई अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। डायरेक्टली बात करेंगे इसके डेफिनेशन के ऊपर। क्या है अभाज्य संख्या? मतलब कि कंपोजिट जो भाग हो जाए, तो भाग हो जाए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। देखो, डेफिनेशन को समझना ही जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन को समझना जरूरी है। कम से कम 3 फैक्टर होंगे, इस बात का मतलब क्या है? कम से कम 3 फैक्टर होंगे, मतलब कम से कम 3 हो, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। मतलब कि 2 फैक्टर अगर आए, अगर 2 फैक्टर हुए तो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 से भी कम हुए तो प्राइम नंबर की कैटेगरी से भी बाहर निकल जाएगा। बात समझ भाई? तो कम से कम 3 फैक्टर होंगे अभाज्य संख्या के लिए, सॉरी भाज्य संख्या के लिए, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 4,
मैं कहूँ कि 4, आप कहोगे सर 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? आप कहोगे सर 1 हो सकता है, 2 दूनी 4 भी हो सकता है, और 4 एकम 4 भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर इसके 3 फैक्टर हैं, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, इसको हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये था भाई कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सिंपल सा। और एक एग्जाम्पल देख लो, इसका मान लो 8 है, क्या कहोगे आप 8 को? 8 को क्या कहोगे? आप कहोगे सर 8 किस किस से भाग होता है? 1 से भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और खुद 8 से भी हो रहा है। तो कितने आए इसके फैक्टर? कितने आए? 4 फैक्टर आए। 3 से ज़्यादा फैक्टर कोई दिक्कत नहीं, 4 फैक्टर आए, कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गई? तो ये तो थे भाई अपने प्राइम नंबर्स और ये थे कंपोजिट नंबर्स। तो अपनी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? तो अगर आपने क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो भाई, अधिक से अधिक शेयर करो, और इसी प्रकार इसी स्पीड से इतने बेसिक से ही हम पूरा का पूरा कोर्स अपना खत्म करेंगे। जो बच्चे काफ़ी दिनों से कमेंट कर देंगे सर जल्दी से वीडियो लेकर आओ, देखो बढ़िया कंटेंट लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है सब, और मैं चाहता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, ताकि कोई भी हरियाणा में एक भी टीचर ऐसा ना हो जो आपको ये कंटेंट दे पाए। बढ़िया कंटेंट भाई, थोड़े रुपया में जबरदस्त कंटेंट भाई। अगर कोई बालक ज्वाइन करना चाहे है तो वीडियो के नीचे एक लाइन आने लग रही है, वहाँ पर जाके आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे वाली जितनी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी वीडियोस वही बच्चा देख पाएगा जो ज्वाइन करेगा। हाँ, प्रैक्टिस सेशन जो हम चलाएंगे वो सभी बच्चे देख पाएंगे, उन प्रैक्टिस सेशन में सभी बच्चे भाग ले सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बढ़िया कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।